तो आज हम ये करते हैं ये है कि क्यूरी को ट्यून कैसे करना है। पर हमने कल शाम को किया था हम ना, शायद हम उसका तो ट्यून करना है कि उस ट्यून को फास्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उस ट्यून को फास्ट कैसे रहे करेंगे परफॉर्मेंस। देखो एक क्यूरी मैंने यहाँ पे लगाई है। मैंने एक टेबल है बक्स सैंपल डेटा वेयर id इज इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा अब इस टेबल के ऊपर हमने कल जो डिस्कशन की थी कि भाई सेशन ब्राउजर से यहाँ से हम देख सकते हैं कि यार कौन सी डेटाबेस पे क्वेरीज चल रही है, उसकी मॉनिटरिंग हमें यहाँ से मिल जाएगी। यार कौन सी डेटाबेस में एक्टिव क्वेरीज कौन सी चल रही है मिल जाएगी। अच्छा एक को स्टार्ट करते हैं एज इट इज यहाँ से। ये हमारी और सेशन ब्राउजर में आया तो देखा एक्टिव सेशन यहाँ पर मैं जाके से मैंने चलाई है। ठीक है, ये क्वेरी है सेलेक्ट वेयर आईडी। ठीक है, और हमने ये भी डिस्कस किया है लॉन्ग ऑप्स क्या कि बताया है कितना परसेंटेज कंप्लीट हो गया है। हम यहाँ से इसको देख सकते हैं कितनी परसेंटेज हमारा प्रोसेस कंप्लीट किया है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं यार हमारी ये क्यूरी हम चलाते हैं तो इस क्यूरी के अंदर 8 रोज लेकर आया है। ठीक है, मैं यहाँ पे सेट टाइम ऑन, सेट टाइमिंग ऑन। ठीक है, इस क्यूरी को की एग्जीक्यूशन चेक करते हैं कि यार ये क्यूरी एग्जीक्यूट कितनी देर में हो रही है। मतलब ये टाइम बता देगा मुझे elapsed टाइम कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना टाइम यहाँ बता देगा। एक जो मेरा स्टेटमेंट चली है उसका टाइम बता देगा, स्टेटमेंट कितनी देर में चली है। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट मैं चला रहा हूँ तकरीबन 8 सेकेंड एक ले रही है। अच्छा 8 सेकेंड ये स्टेटमेंट चलने में ले रही है। हम चेक करते हैं कि यार इस स्टेटमेंट में इशू क्या है। ये है स्टेटमेंट जो हम चला रहे हैं हम, इसमें होता है एग्जीक्यूशन प्लान। यहाँ से टोड में ये एग्जीक्यूशन प्लान निकाला है। एग्जीक्यूशन प्लान ये है कि ये क्यूरी चलाएगा कैसे और कल स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि किस तरीके से मैं इस क्यूरी का एग्जीक्यूट करूँगा। तो इसमें सबसे पहले ये रहा है सेलेक्ट कर रहा है, उसके बाद लिखा है टेबल एक्सेस फुल। टेबल एक्सेस फुल का मतलब ये है उस टेबल में अगर 10 मिलियन रिकॉर्ड्स रोज पड़ी है तो ओरेकल क्या करता है सारी रोज पढ़ रहा है और फिर क्या करता है सारी रोज पढ़ता है, फिर उसमें जो हमारी सेलेक्टेड रोज है वो निकाल के हमें देता है। ठीक है ना, अब अगर 10 मिलियन रिकॉर्ड पड़े हुए हैं और हमें चाहिए सिर्फ 10 रिकॉर्ड, 10 रिकॉर्ड निकालने के लिए वो 10 मिलियन रिकॉर्ड को पढ़ता है फिर हमें 10 निकाल के देता है। तो हमारे हिसाब से टाइम 8 रोज हैं तो 8 रोज को पढ़ने के लिए वो 10 मिलियन रिकॉर्ड को पूरा पढ़ता है। अब अगर मैं इस टेबल का काउंट लगाऊं, इस टेबल का, ठीक है, इसमें तकरीबन ये रिकॉर्ड है नंबर ये तकरीबन 47 करोड़ है, 74 करोड़ रिकॉर्ड्स है। ठीक है, तो अब इसके क्या है ये पूरी रोज पढ़ रहा है हमारे इस रिकॉर्ड को, इतनी रोज को ये पढ़ता है और फिर जाके हमारा सेलेक्ट का रिजल्ट हमें ला के देता है। ठीक है, हाँ पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है? हाँ साथ हमको वो सिर्फ डेटा उतना बड़ा नहीं है और आमतौर पर पढ़ रहा, मगर हमारे हिसाब से अगर हमारी एक इन्वायरमेंट है, अभी तो ये डेटाबेस हमारी छोटी है
वो चल ही नहीं रहा है। अब कोई ऐसी इन्वायरमेंट है जहाँ हमारी डेटाबेस बड़ी है और OLTP इन्वायरमेंट है, काफ़ी ट्रांजेक्शन आ रही हैं, कई यूजर्स की ट्रांजेक्शन आ रही हैं, वहाँ पर अगर ये क्वेरी चलेगी तो वो सिस्टम को डाउन करेगी। तो अभी तो हमारे पास इतना बड़ा तो लोड ही नहीं ना, एक ही क्वेरी चला रहा हूँ मैं, कोई मसला ही नहीं। अब अगर यही क्वेरीज अगर एक साथ आके 100 यूजर चला दें, 100 यूजर कनेक्ट करें और एट अ टाइम 100 यूजर्स चलाएंगे, तो फिर ये क्या होगा, 100 यूजर पर परफॉर्म करेंगे तो फिर उसके हिसाब से हमारा जो हमें पता है कि बफर कैसे करना डाटा आता है, सारा कुछ प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगी, वो मेमोरी फुल होना शुरू हो जाएंगी, एसडी के इशूज आएंगे, पीजे के इशूज आना शुरू हो जाएंगे, आईओ परफॉर्मेंस के इशूज आएंगे, क्योंकि अभी एक क्वेरी है वहाँ पे अगर 10 यूजर परफॉर्म कर रहा हूँ, आईओ क्या है, आपका इनपुट आउटपुट जो लेकर आ रहा है सिस्टम से, वो आपका वो स्टोरेज हो जाएगा। ठीक है ना। अभी एक तो मैं आगे रीड कर रहा हूँ, मेरी एक क्वेरी को हिसाब से इतनी रोज नंबर ऑफ रोज को रीड कर रहा है। अब यही काम अगर 100 यूजर करने लग जाएंगे तो 100 यूजर उसके ऊपर जाएंगे, कनेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिक सिस्टम के वो ऑटोमेटिक लोड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ट्यून कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। अच्छा, अब हमने सबसे पहले देखा इसका एग्जीक्यूशन प्लान निकाला। जो क्यूरी हम चला रहे हैं, सबसे पहले हम जाके चेक किया, सेशन ब्राउजर में गए, देखा यूजर क्यूरी चला क्या रहा है। ठीक है, हमने क्यूरी निकाली। ठीक है, आपको कोई कंप्लेन आती है कि यार परफॉर्मेंस के इश्यूज की कंप्लेन आती है कि यार परफॉर्मेंस के इश्यूज आ रहे हैं डेटाबेस के अंदर, चेक करने के लिए सेशन ब्राउजर में जाके जाके क्यूरी निकाली, कौन सी क्यूरी इस टाइप पे चल रही है। अच्छा, अब एक मरतबा मैं इस क्यूरी को दोबारा चलाता हूँ। अब वही करने जा रहे हैं, अगर 100 यूजर चला रहे हैं तो हमने उसको ट्यून कैसे करना है वो देख रहे हैं। देखो अब ये क्वेरी चल रही है आपके सामने ना। ठीक है, अच्छा इसमें एक कॉलम होता है, आगे जाओगे लॉस क्वालिटी में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो अगर कोई कॉलम इसमें ऐड करना है, विजिबल कॉलम, यहाँ से विजिबल कॉलम ऐड कर लेते हैं। ये है लॉस क्वालिटी, दोनों कॉलम में ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये है लॉस क्वालिटी। आपने जब भी मॉनिटरिंग में देखना है ना, तो सबसे देखना है ये लास्ट कॉल ईटी का जो कॉलम है ना, इसकी जो नंबर रोज है ना, अगर ये बढ़े जा रहे हैं, मुसलसल इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो जा रहे हैं, इंक्रीज, दैट मींस समथिंग रॉन्ग विद दिस प्रॉब्लम, इसमें कोई क्वेरी में कोई मसला है। और ऐसी बहुत सारे सेशंस हम देख रहे हो कि सेशंस का लॉस क्वालिटी मुसलसल बढ़े जा रहा है। ठीक है, एक्टिव में आ रही है और मुसलसल लॉस क्वालिटी बढ़ रहा है। लॉस क्वालिटी क्या नम किस टाइम से वो क्वेरी एग्जीक्यूट, कितनी देर से वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, आपको यहाँ से वो चीज चेक करनी। अब देखो ये क्वेरी मेरी एग्जीक्यूट हो गई है, तो यहाँ से एक्टिव पर्सन निकल गई है। ठीक है, मगर इसका लास्ट कॉल ड्यूटी था 63 सेकंड नंबर। ठीक है, तो अब हमने आपने सबसे पहले वो चीज क्वेरी पकड़नी है जिसका लास्ट कॉल ईटी जो है ना, कंसर्न इंक्रीज हो रहा है और बहुत सारी क्यूरी करने के, अगर बहुत सारी क्यूरी खत्म ही नहीं हो रही, मुसलसल मुसलसल एक्टिव में आती है। ठीक है, उस क्यूरी को जाके देखना और उसका वेट टेबल देखना है। ठीक है, वेट टेबल में जाके देखा, जैसे अब ये यहाँ से था वेट टेबल, अब मैं दोबारा चलाता हूँ यहाँ से इस क्यूरी को। अरे यार, ये तो दोबारा चलाता हूँ।
ये मेरी, अब ये बस आ रहा है डायरेक्ट पाथ रीड, ठीक है। अच्छा, इस किस्म के वेरिएबल आएंगे, डीबी सीक्वेंशियल रीड है, डायरेक्ट पाथ रीड है, इस किस्म के वेरिएबल आ रहे हैं। इसका मतलब है ये क्या कर रहा है, आपके सिस्टम में से आयो परफॉर्म हो रही है, ठीक है। डीबी सीक्वेंशियल रीड आ रहा है या डायरेक्ट पाथ रीड आ रहा है, इस किस्म के अगर वेरिएबल्स आ रहे हैं, वेरिएबल्स क्या चीज़ होती है जो कि आपकी कोई भी प्रोसेस को परफॉर्म करने में जो वेट मिल रहा है उसको, ठीक है। वेरिएबल ये होता है कि कोई प्रोसेस चल रहा है, अगर वेरिएबल क्या होता है कि आपको रुकावट क्या क्या आ रही है, आपको कोई को परफॉर्म करने के लिए, वो आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है। हम सबसे पहले अगर ये क्वेरी को हमने देख लिया कि लेट्स सपोज ये क्वेरी है, इसका हमने यहाँ से चेक किया एग्जीक्यूशन प्लान, उस क्वेरी को हमने निकाल लिया कौन सी क्वेरी चल रही है, और वो क्वेरी, अच्छा यहाँ से हमारा वो डिलीट हो गया, क्वेरी का हम निकालते हैं यहाँ से एग्जीक्यूशन प्लान। तो ठीक है, इसका मतलब ये टेबल एक्सेस फुल हो रहा है, ये टेबल, अब हमने इसको करना है ट्यून। ट्यून करने का तरीका ये है कि अगर हम जो यूज कर रहे हैं ये फील्ड है आईडी, अब इस आईडी हम जो चीज हमारे वेयर के अंदर हो रही है ना, ठीक है ना, वो मतलब वो हमारी कंडीशन है, ठीक है। हमने को देखना है कि क्या इस जो वेयर के क्लाउड जो हम यूज कर रहे हैं इसके ऊपर इंडेक्स बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ठीक है। इस पर इंडेक्स बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अब हमने अगर इसका स्ट्रक्चर चेक करना है, इस टेबल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अब हम पर एक इंडेक्स बना हुआ है, किस पे बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे बना हुआ है, आईडी के कॉलम पे कोई इंडेक्स बना हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यही इस आईडी के कॉलम पे एक इंडेक्स बना देते हैं, इंडेक्स ऑन चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इस कॉलम पे बनाना है वो आईडी, हाँ कॉलम का नाम आईडी है, और ये यहाँ से ब्लैक चलना शुरू हो गया, ठीक है। हम यहाँ से इसको मॉनिटर भी कर सकते हैं कि यार ये मेरा इंडेक्स चलना शुरू हो गया, मेरा इंडेक्स मैंने स्टेटमेंट कराई थी, यहाँ पर आ रही है कि मेरी ये स्टेटमेंट चल रही है, ठीक है। इसका लॉन्ग आउट भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे बता रहा है कि यार ये इतना परसेंट इसने जो है रीड कर लिया है, इस कॉलम के ऊपर ये इंडेक्स बना रहा है। वेट भी देख लेते हैं कि आ रहा है, वेट डायरेक्ट पाथ ही आ रहा है, ये टेबल की भी इंडेक्स बनाएगा तो कभी टेबल को स्कैन करेगा, फिर उसके बाद इंडेक्स तो कॉलम का इंडेक्स बनेगा ना, ये कॉलम है आईडी है ना, इस आईडी की कॉलम पे एक इंडेक्स बना दिया। हम्म। हाँ, जब प्राइमरी की बनाएंगे तो प्राइमरी की बनाते वक्त ऑटोमेटिक इंडेक्स को डिक्लेयर करेगा, तो आपको प्राइमरी, ठीक है भाई, ये आपका इंडेक्स जो है वो क्रिएट हो गया। अच्छा, अब ये इसने एरर दिया मुझे, नो प्रिविलेज ऑन द CIE 01, इससे मुझे यहाँ पे एक एरर मिली, इसके ऊपर इस यूजर को जो मैं बनाने जा रहा हूँ, उस यूजर को CIE 01 के ऊपर प्रिविलेज नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे देता हूँ ग्रांट, अभी ग्रांट मीन बिलिंग, ये मैं उसी का नाम ग्रांट अनलिमिटेड, अब मैं इसको अनलिमिटेड टिप स्पेस दे देता हूँ, चले अनलिमिटेड स्पेस टू, ठीक है। अब मैं दोबारा से यही स्टेटमेंट लगाता हूँ, मतलब बन बना बस के स्कीमा के अंदर है,
ये हमारा भी इंडेक्स। इंडेक्स का तो पता है आप लोगों ने, इंडेक्स क्या चीज होती है, ठीक है ना। इससे मतलब देखो एक टेबल है, एक टेबल में 10 कॉलम है, ठीक है। अब आप इस टेबल के ऊपर सर्चिंग कर रहे हो, रिक्वायरमेंट कैसे आती है, आप उस टेबल पे कुछ सर्च कर रहे हो, अगर 10 कॉलम है आपने सर्च करा यार, माय नेम सर्च कर रहे हो, आपने बोला यार मुझे इस टेबल के अंदर नेम का जो कॉलम है उस पर सर्चिंग करनी है, या नेम में जहाँ जहाँ फरहान लिखा है, यहाँ जहाँ यहाँ आमिर लिखा है, वटेवर जिसका लिखा हुआ है, मुझे वो कॉलम उनका डेटा निकालना है, ठीक है। सर्चिंग आपने नेम पे करनी है, या आपको मोबाइल नंबर पे सर्चिंग करनी है, आपने यार मोबाइल नंबर का कॉलम है आपने उस पर सर्चिंग करनी है, या अब आपका कोई एनआईसी का कॉलम है आपने एनआईसी के नंबर पर सर्चिंग करनी है, ठीक है ना। अब आती है आप सर्चिंग, अब उसमें डेटा जिस तरह का पड़ा, वो डेटा की आप उसको छोड़, डेटा किस तरह का पड़ा हुआ है, डेटा किस तरह का पड़ा हुआ है वटेवर, वो अलग अलग बात है। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि आपने किसी कॉलम पे सर्च कर रहे हो, आईडी के कॉलम पे सर्च कर रहे हो, अब आईडी के कॉलम में हमने देख लिया आईडी के अंदर नंबर पड़े हुए थे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन का कॉलम है, डिस्क्रिप्शन में सर्च करें, डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, डिस्क्रिप्शन मेरे को नाम पड़े हुए, अगर कोई नेम के नाम से कॉलम है उसमें भी नाम पड़े होंगे, मोबाइल नंबर लिखा है, मोबाइल नंबर पड़ा हुआ होगा, ऐसा ही है, समझ पड़ा हुआ। अब आपको सर्चिंग जो सेलेक्ट चल रही है, सेलेक्ट में लिखा है सेलेक्ट स्टेरिक फॉर्म फला फला, ठीक है। वेयर आईडी जो मैंने लगाई थी, कॉलम लगा था, वो है वेयर, उसके बाद कॉलम का नाम है कि यार इस कॉलम में से ये सर्च करो, इस कॉलम पे ये सर्च करो, आईडी का नाम, आईडी क्या है वो आपको कॉलम का नाम है, कॉलम का नाम है, उसके अंदर आपका लिखा हुआ आगे लिखा है एक टू डेटा लिखा हुआ आपने, ठीक है। वो डेटा सर्च करके लेकर आएगा। तो अब आपने इंडेक्स किस पे बनाना चाहिए, आईडी के कॉलम पे बनाना चाहिए ना, आईडी के कॉलम पे सर्च करो इंडेक्स फिजिकली, तो टेबल मतलब तो देख सकते हैं वो तो व्यू जब चेक करेंगे, जैसे अच्छा टेबल हमारा फिजिकल कहीं नजर नहीं आता, टेबल कहीं फिजिकल नजर आता है, फिजिकल टेबल भी कहीं नजर नहीं आता, फिजिकल मतलब टेबल इज आल्सो लॉजिकल है, ठीक है। उसको हम देख सकते हैं कि तुम्हारा टेबल कहाँ बना हुआ है, इंडेक्स भी नजर आएगा, मतलब इंडेक्स चेक करना है कि इस टेबल के ऊपर इंडेक्स बना हुआ है, मैंने आपको दिखाया इस टेबल के ऊपर इंडेक्स बना हुआ है, और कोई चीजें ऐसी नहीं है कि फिजिकली है जो फाइलें बन रही होंगी, सब चीजें लॉजिकल आपकी लिखा कहाँ, डेटा फाइल में लिखा हुआ ना, ठीक है, वो सब लॉजिकली लिखी हुई चीजें। तो इंडेक्स आल्सो लॉजिकल ऑब्जेक्ट है, टेबल इज आल्सो ऑब्जेक्ट ऑफ द पैकेज, सब लॉजिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। मल्टीपल इंडेक्स लगाते हैं, मगर आप जितने ज्यादा इंडेक्स बढ़ा, लिमिट है, फॉर्मूला एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मगर उसमें होता है कि अब आप जितने इंडेक्स लगाओगे ना, होता क्या है, आपने एक टेबल को इंडेक्स लगाया, आपने सेलेक्ट आपके पास पास करने के ना आप इंडेक्स लगाए जा रहे हो, ठीक है। अब उस टेबल के अंदर अपडेट भी तो हो रही है, इंसर्ट अपडेट डिलीट भी परफॉर्म हो रही है ना, क्या होता है, हाँ ना। अब आपने लेट्स सपोज रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, उसकी रो को डिलीट कर दिया, अब इंडेक्स बना हुआ था, क्या करेगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स को आके डिलीट भी करेगा, ठीक है ना, ठीक है। और फिर इंफॉर्मेशन आपने कोई इंफॉर्मेशन अपडेट करी तो इसको इंडेक्स की फाइल को भी अपडेट करता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इंडेक्स को लगाए जा रहे हैं, सेलेक्ट करके नहीं है, अब क्या होगा, अगर ज्यादा इंडेक्स लगा दिए तो उसको जो आपकी डीएमएल परफॉर्म हो रही है, इंसर्ट अपडेट डिलीट, उसका इम्पैक्ट वहां भी है, उनके जब आप इंसर्ट अपडेट डिलीट करते हो तो वो आके इंडेक्स को भी, इंडेक्स टेबल को अपडेट करता है, ठीक है ना। तो जितने ज्यादा इंडेक्स बनाएंगे तो सेलेक्ट तो सही हो जाएगी, फिर आपको टेबल बढ़ जाएगी, तो फिर ये चीज देखकर बनानी है कि अननेसेसरी इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं हो जाएगी। देखो ये क्वेरी मैंने निकाली, अब कुछ क्वेरीज ऐसी भी होती हैं जो कि ऐसी यूजर बैठा हुआ हर किसी को एक्सेस दे दिया, हर बंदे को एक्सेस दे दिया, लो भाई तुम भी ले लो तुम भी लो, अब उसने बड़ा नंबर पर सर्च कर लिया, किसी ने किसी ने रिक्वायरमेंट है ही नहीं, वो बिला जरूरत में सर्च कर रहा है। तो इस किस्म की चीजों को देखा यूज हुई नहीं है, अगर देखिए आपने यार ये फोन नंबर पर सर्च कर रहा है, भाई चलो इस पर इंडेक्स बना दो, अच्छा यार चलो ये एड्रेस पर सर्च कर रहा है इंडेक्स बना दो, अच्छा यार मोबाइल नंबर पर कर रहा है इंडेक्स बना दो, ऐसा कुछ करना कभी,
ठीक है, रिक्वायरमेंट के बेस पे क्यों, अगर वो सर्च कर रहा है तो यूजर को पहले ट्रेन किया जाए। पहली अपनी कंडीशन ये हो जाएगी, हाँ यार ये इंडेक्स बना रहा हूँ, वो इंडेक्स एक कॉस्ट लेता है, आपका डिस्क पे कॉस्ट लेगा, डिस्क पे आपका स्टोरेज भी लेगा, और इंडेक्स अगर लेट्स सपोज कोई टीबी के अंदर टेबल है तो वो इंडेक्स बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है ना, और डाउन टाइम होगा, ऑनलाइन ही बन जाता है, मगर एक कॉस्ट लगेगी उसकी। तो इन चीज़ों को मद्देनजर देख करते हुए अपने इंडेक्स को बनाना है, ये नहीं है कि बस आ रहा है बना दो। इंडेक्स एक बार बन गया इंडेक्स, आपका इंडेक्स कंप्लीट हो गया, खत्म। अब नेक्स्ट टाइम आप हिट करेंगे तो वो इंडेक्स को हिट करेंगे। हाँ वो तो भी दिखाया था ना, मैंने भी इसका स्ट्रक्चर दिखाया था आपको, एक तो डिस्क्रिप्शन का मैंने आपको इंडेक्स दिखाया था, अभी जो मैंने इंडेक्स बनाई आपको दिखा दूंगा इंडेक्स का नजर आ रहा है, ठीक है। नहीं ये नहीं है कि रोज कितनी उतने इंडेक्स होंगे। देखो इंडेक्स का क्या काम पर्पस है, आपकी किताब होती है, बुक है ना, बुक के अंदर अगर आपके 100 पेजेस हैं या आपके 2000 पेजेस है, 2000 पेजेस की इंडेक्स में क्या लिखा होता है, कंटेंट में लिखा होता है कि यार ये वर्ड इस पेज पे लिखा हुआ है, ये वर्ड, तो आपको सर्चिंग में आसानी होती है। तो आपको कंटेंट का पेज तो एक होता है ना, ये 2 होंगे 3 होंगे और यहाँ पे 1000 पेज है, तो ऐसा नहीं है कि जितनी नंबर ऑफ पेज होंगे उतनी इंडेक्स होंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ये हमारा इंडेक्स हो गया क्रिएट। अच्छा पहले ये चीज देख लेते हैं क्या ये इंडेक्स क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया। जो नासिर ने ये बोला है कि भाई कैसे देखेंगे, ये देखो भाई, ये टेबल है, तोड़ में देखने का ऑप्शन बता रहा हूँ, ये अपनी तोड़ में देखने का ऑप्शन इस तरीके से, ये टेबल का स्ट्रक्चर खुल गया, ठीक है। इस टेबल के अंदर ये नंबर ऑफ कॉलम, एक आइडिया कॉलम है, एक नेम का, एक डिस्क्रिप्शन का कॉलम है, 3 कॉलम है, ये आ रहे हैं इंडेक्सेस, ये 2 इंडेक्स बनाए हुए हैं, एक इंडेक्स पहले का बना हुआ था, इसका इंडेक्स का नाम ये है, किस कॉलम पे बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे बना हुआ है, ये इंडेक्स का नाम ये है, किस कॉलम पे बना हुआ है, आइडिया बना हुआ है, ठीक है। ये ये डिग्री, अच्छा ये पैरेललिज्म है, तो पैरेललिज्म भी आगे पढ़ेंगे क्या चीज़ है पैरेललिज्म। डिग्री क्या है कि जब भी कोई डिग्री का इस तरह कहते हैं, कोई भी इसके ऊपर सेलेक्ट परफॉर्म होगी ना, मतलब कोई भी एग्जीक्यूशन होगी, तो उसने नंबर ऑफ पैरेलल प्रोसेसेस ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को चलाने में काम करेगी, और ये वन होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट, मगर बहुत सी जगहों पे कुछ जगहों पे हमारे कुछ इन्वायरमेंट पे हुआ हुआ है, जैसे यहाँ पे कुछ मोड में ऐसा हुआ हुआ है, वहाँ ज़्यादा दिए हुए हैं, तो उससे फिर परफॉर्मेंस के इशू भी आते हैं। अब वो क्या हुआ, जब भी सेलेक्ट परफॉर्म करने जा रहा है उतने नंबर ऑफ पैरेलल प्रोसेस जो है ना आपके सिस्टम पे जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या है, अब उसकी वजह से अब आपको एक टाइम पे परफॉर्मेंस को मसला नजर नहीं आ रहा, मगर आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है ना वो बढ़ रही है। अब वो आपकी जो इंडेक्स जो आपने बनाया है उसका तो कोई फायदा नहीं हो रहा, वो आपको अगर आप फायदा ले रहे हो पैरेलल प्रोसेस को execute करने से, इंडेक्स से कोई फायदा नहीं मिल पा रहा आपको। तो उस चीज़ों का मतलब ध्यान रखना पड़ता है कि ये डिग्री जो है ना ये ज़्यादा यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो अभी बहुत सी जगहों पे होती है भाई 1 है बेटर है, तो जहाँ पे कंडीशन है ऐसी वर्स्ट सिनेरियो आता है कि यार नहीं परफॉर्मेंस वो आपको मिल पा रही है, तो फिर हम यहाँ पे पैरेललिज्म बढ़ा सकते हैं, ऑप्शन है, और बढ़ा जाओ बढ़ा। ये आधा नहीं, ऐसे ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सेट होगा, ये डिसेंडिंग भी होगा, डिसेंडिंग तो अब हमारी जो क्यूरी थी, ये हमारी क्यूरी थी, ये थी क्यूरी, इसको हम चला रहे थे, ये आ रहा था टेबल एक्सेस फुल आ रहा था, ठीक था, इसका एग्जीक्यूशन प्लान दोबारा चेक करते हैं। अब देखो ये आ गया एग्जीक्यूशन प्लान जो है ना वो चेंज हो गया, इंडेक्स रेंज स्केल, ठीक है, अब ये इंडेक्स हिट कर रहा है, ठीक है। अब हम यही सेम क्यूरी दोबारा चलाते हैं, हाँ देखो कितनी देर में लेके आ गई, ठीक है, पहले कितने आ गई 8 सेकंड में लेके आ रही थी, जल्दी लेके आ गई, ठक करके लेके आएगी, इंडेक्स कम है, बेनिफिट हो। अब ये क्या कर रहा है, पूरा टेबल को स्कैन नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स को जो उसने बनाया है उस पर जाकर लेकर आता है, हाँ ये अमाउंट क्या लिखा है वो पूरा डेटा हमारा रिटर्न कर देता है, ठीक है।
तो इंडेक्स को देखने का एक तो तरीका मैंने आपको बताया टूल से देखना, आपको देखना है जैसे देखते हैं। इसके अलावा होते हैं व्यूज। अब मैं बता रहा हूँ डीबी अंडरस्कोर टेबल, इसके बारे में पता है, डीबी अंडरस्कोर टेबल का व्यू इस अच्छा इस व्यू के अंदर जितने भी डेटाबेस के अंदर टेबल्स होंगे एक्सेस करते होंगे, इस व्यू से आप देख सकते हैं। ये है डिक्शनरी व्यू, ठीक है। डिक्शनरी व्यू के अंदर डेटाबेस की तमाम हमारे डेटाबेस की तमाम इंफॉर्मेशन जो होती है वो डिक्शनरी व्यूज के अंदर लिखी होती है। डिक्शनरी की इंफॉर्मेशन डिक्शनरी व्यू के अंदर लिखी होती है। तो डिक्शनरी व्यूज होते हैं डीबी अंडरस्कोर टेबल्स होते हैं, ये वो टेबल्स हैं। अब डीबी अंडरस्कोर इंडेक्स के नाम से भी होगा व्यू। मैं अगर टेबल की इंफॉर्मेशन चेक करनी है डीबी अंडरस्कोर टेबल में जाकर चेक करता हूँ। अब मैंने देखा डीबी अंडरस्कोर टेबल में वेयर, हाँ अब मैं डीबी अभी हम टेबल चेक कर रहे हैं, ठीक है। डीबी अंडरस्कोर टेबल्स वेयर ऑनर, ऑनर क्या है, उस टेबल मालिक जो है, ठीक है, वो है बक्स, ठीक है। मैं जैसे वो टेबल लेके आओ जो बक्स के ऑनरशिप के अंदर है। ये वो तमाम टेबल्स हैं जो कि बक्स की ऑनरशिप के अंदर है, ठीक है। ये सारे के सारे टेबल यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा अब मुझे देखना है जो हमने इंडेक्स बनाया था। एक तो मैंने आपको वहां से फिर से बना के दिखाया था। अगर मैंने इंडेक्स देखने हैं यहाँ से डीपी अंडरस्कोर इंडेक्सेस के नाम से व्यू है, ठीक है। मैंने कहा थी ऑनर क्या है, बक्स होना चाहिए, वो तमाम व्यू वो हर इंडेक्स लेकर आ जाओ। ये दो इंडेक्स हमने बनाए थे, ठीक है। तो उस ग्राफिकल तरीके से भी देख सकते हो और इस तरीके से देख सकते हो। तो इसमें एक होता है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिक के नाम से ये डिक्शनरी व्यू है। इसका इस जितनी भी डेटाबेस के ओरेकल डेटाबेस के अंदर जो भी डिक्शनरी मैं यूज कर रहा हूँ तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ मौजूद होगी, ठीक है। उन तमाम व्यूज की इंफॉर्मेशन यहाँ मौजूद होगी। जैसे मैं लिखता हूँ वेयर, इसमें सारे के सारे ये व्यूज का पर्पस ये है कि आपको डेटाबेस की तमाम इंफॉर्मेशन लाके देगा। डेटाबेस की इंफॉर्मेशन जो भी है, मेरे डेटाबेस में टेबल्स कितने हैं, इंडेक्सेस कितने हैं, व्यू कितने हैं, पैकेजेस कितने हैं, टेबल स्पेसिस कहाँ पे कितने पड़े हैं, डेटा फाइल्स कहाँ पे कितनी पड़ी हैं, उनकी इंफॉर्मेशन जो अगर मुझे देखनी है, ठीक है ना, तो वो डिक्शनरी व्यूज से मैं देख सकता हूँ, ठीक है, वो भी दिखा देगा। अब मैं ये लगाया, ये सारे व्यूज हैं जो कि इस डेटाबेस के अंदर हर व्यू का पर्पस भी लिखा हुआ है कि ये व्यू है, इसका पर्पस क्या है, इस व्यू का पर्पस क्या है, ठीक है। हर व्यूज का पर्पस भी लिखा हुआ है, ठीक है। डिस्क्राइब ऑल ऑब्जेक्ट एंड रिलेशन टेबल्स इन द डेटाबेस इन ऑल कंटेनर, एक कंटेनर डेटाबेस के लिए है। अच्छा अब हम चेक करते हैं टेबल नेम, इसका कॉलम अंदर इसको टेबल नेम लाइक, ठीक है, लाइक लगा लो भाई। तो टेबल की इंफॉर्मेशन रखने वाले ये सारे के सारे ये ना डिक्शनरी व्यूज आ गए। यूजर टेबल्स हैं, बहुत हर कई किस्म के डिक्शनरी व्यूज हैं, ठीक है। देखो डिक्शनरी क्या चीज है, डिक्शनरी है ना आपकी आपकी जो भी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें आपका आपका इंडेक्स भी आता है, ठीक है, तो आपके इंडेक्सेस भी आते हैं, इसमें आपके पैकेजेस भी आते हैं, आपके साइनोडियम भी आते हैं आपके, ठीक है। और आपके व्यूज हैं, पैकेज ऑल ओवर द डेटाबेस के डेटा फाइल्स हैं। ये भी ये व्यू, ये डिक्शनरी व्यू है, ये डिक्शनरी व्यू है। इसका काम है आपको टेबल्स की इंफॉर्मेशन निकाल के देना। ये क्या है, ये सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिक, इसके अंदर तमाम डिक्शनरी व्यू के बारे में लिखा हुआ है, सही है। अगर किसी डिक्शनरी व्यू के बारे में आपको नहीं याद आ रहा है, यार ये टेबल देखने का कौन सा डिक्शनरी व्यू है, टेबल की इंफॉर्मेशन लिस्ट में अगर चेक करूं, क्या बोलूंगा टेबल के नाम से कौन सा डिक्शनरी व्यू है, या व्यू का कौन सा डिक्शनरी व्यू है, समझ बात को, पैकेज का कौन सा डिक्शनरी व्यू है, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है ना।
सेलेक्ट हिस्टोरिक फ्रॉम डिक के अंदर तमाम डिक्शनरी व्यू की इंफॉर्मेशन पड़ी होगी। समझ आ रही बात है? तो इस पूरी डेटाबेस के अंदर जितने भी डिक्शनरी व्यूज होंगे उसकी सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर पड़ी होगी। समझ आई बात? ठीक है। तो इंडेक्स के बारे में बता दिया मैंने, ये यहाँ से आप आते हैं टेबल स्पेस भी देख लेते हैं। सेलेक्ट हिस्टोरिक फ्रॉम db अंडरस्कोर टेबल स्पेस, इस सारे के सारे टेबल स्पेसिस की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सारे टेबल स्पेस बने हुए हैं या ये जीरो के नाम में बने हुए हैं, ये बने व्यू के अंदर नहीं बने हुए, ये डेटाबेस के अंदर बने हुए हैं। इस व्यू का काम ये है आपको जितने भी डेटाबेस के अंदर टेबल स्पेस बने हुए हैं उनको आपको सामने दिखा देगा टेबल स्पेस डेटाबेस बने हुए हैं। ठीक है। वैसे ही एक ये बताया ना आपको सेलेक्ट टिक, नहीं आपको क्या 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 पता नहीं है ये बताओ। देखिए हाँ ये यहाँ पे जाओ। हाँ हाँ हाँ, वेयर की कंडीशन लगाऊंगा, यहाँ पे आके चेक करूंगा यार मेरा टेबल स्पेस का कौन सा बना हुआ है। ठीक है, तो टेबल है ना, टेबल स्पेस का बता दो यार कौन सा व्यू बना हुआ है। ये सारे आ जाएंगे। देखो ये डीबी को टेबल स्पेस आ रहा है, ये जो मैंने सेलेक्ट किया था, इसका क्या हुआ डिस्क्रिप्शन फॉर ऑल टेबल। ये सारे के सारे हर टेबल स्पेस के बारे में जितने भी व्यूज हैं डेटाबेस के अंदर इसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी मुझे। सही हो गया? चार वैसे यहाँ पे हम चेक कर लें सेलेक्ट स्टैटिक फॉर्म ये अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाइल्स, ये सारी डेटा फाइल की इंफॉर्मेशन लेके आ जाएगा। ठीक है, ये सारी फाइलें जो हमारी डेटा फाइलें बनी हुई है जी, ये सारे व्यूज हैं, डिक्शनरी व्यू है। देखो डिक्शनरी व्यू, डिक्शनरी ये भी व्यू है, ये भी एक व्यू है। किसने पढ़ा मतलब? हाँ। तो ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप है। ठीक है, अब इस लैपटॉप के अंदर डिफरेंट फोल्डर्स होंगे। ठीक है, इसकी मेमोरी, इसकी हार्ड डिस्क है। ठीक है, इसमें कौन मेमोरी कितने की कितनी पड़ी हुई है। ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन लेके आने के लिए क्या करते हो, माई कंप्यूटर में जाते हो, जाकर मेमोरी जाकर चेक करो तो दिखाता है यार ये ऐसे ही करते हो ना। वो चीज देखने के लिए ओरेकल ने आपको एक व्यू बना के दे दिया। अब सेलेक्ट फॉर्म करो, अब मुझे देखना है मेरी डेटाबेस के अंदर कितने टेबल बने हुए हैं, मेरे डेटाबेस के अंदर कितने टेबल बने हुए हैं। अब वो कहीं भी व्यू बना वो छोड़ दो, कितने टेबल बने हुए हैं उसके लिए ओरेकल ने आपको एक व्यू बना के दे दिया। उसके अंदर डीबी अंडरस्कोर टेबल का व्यू, उसका उसके अंदर जितने भी डेटाबेस के अंदर टेबल बने हुए हैं उसकी इंफॉर्मेशन उसके अंदर आती है। ठीक है, वही बात, एक टेबल का हो गया, एक इंडेक्स का हो गया, सिनोनियम का हो गया, बटर बहुत सारे हो गए। अब ये जितने में आपको मैंने व्यू बताए हैं कि क्या चीज मतलब ये टेबल सिनोनियम क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। टेबल भी एक ऑब्जेक्ट है, सिनोनियम भी एक ऑब्जेक्ट है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब इस सारे व्यूज को उसने क्या किया, ओरेकल ने एक अलग व्यू के अंदर डाल दिया कि भाई अगर आपको देखना है, ठीक है, अब आपने सर्च करना है टेबल्स के बारे में, तो टेबल इसको एक अलग व्यू में डाल दिया कि आप उस व्यू पे जाकर सर्च कर सकते हैं कि भाई कौन से व्यू की इंफॉर्मेशन कहाँ पड़ी है, कौन से व्यू पे आपको चैप्टर होता है ना टेबल एक बुक के अंदर, तो बुक के अंदर हर पेज के बारे में लिखा है, कौन से कंटेंट में लिखा हुआ है, तो ये समझ लो उसका जो है वो है कंटेंट है। समझे बात को, कि कौन से व्यू के बारे में लिखा हुआ होगा कि कौन सा व्यू की का काम क्या है, तो पर्पस लिखा हुआ है। सही है, हर डिक्शनरी व्यू के बारे में उसके अंदर लिखा हुआ है।
ये भी व्यू है। हाँ, व्यू के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, वो भी, ये भी व्यू है, वो भी व्यू है। इसका काम ये है कि इसके अंदर तमाम जितने भी डेटा डिक्शनरी के बारे में इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, और इसके अंदर जाओगे तो देखोगे डेटा फाइल अलग से पड़ा हुआ, डेटा फाइल अलग से निकाल के निकाल, अलग से निकाल के आप फोल्डर को छोड़ो, जो आप जो कॉन्सेप्ट ले रहे हो ना, आप वो फॉलो, उसका फोल्डर बना हुआ, ये फोल्डर नहीं बने हुए, ये फोल्डर नहीं है, इट इज नथिंग फोल्डर। ठीक है, इस तरीके से ये अलग अलग इंडेक्स है, ये टेबल है, ये सिनोनियम से, ये अलग अलग डेटाबेस, सबको मिलकर डेटाबेस बन रही है ना। ठीक है ना। अब इन तमाम चीजों की इंफॉर्मेशन जो है ओरेकल ने क्या किया, इसकी इनकी इंफॉर्मेशन डीबीए टेबल में डाल दी, इनकी इंडेक्स में डाल दी, इनकी एक सिनोनियम में डाल दी, आपकी जो है व्यू में डाल दी, बना दिया, इसका अलग अलग 4 व्यू बन गए। ठीक है, अब ओरेकल ने क्या किया, इन सब का कंबाइन करके एक और बना दिया, जो कि इनके अंदर डाल दिया। अगर आप इनको सेलेक्ट करोगे तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन इनकी आ जाएगी आप सब में। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ फोल्डर, ये व्यू है, फोल्डर नहीं है। आप समझ लो जैसे विंडोज में फोल्डर क्रिएट करते हैं उसके अंदर नथिंग, ये वो चीज नहीं है। आप समझ लो कि फोल्डर बने हुए हैं कि कोई लिंक होगा एक फोल्डर का, इससे लिंक है, इस नथिंग, ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, ये क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है आपके डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ये फिजिकल चीजें, तो फिजिकल तो कोई नहीं है, सब लॉजिकल है। कोई चीज फिजिकल तो नहीं, फिजिकल क्या सिर्फ डेटा फाइल है, उसके अंदर क्या चीजें पड़ी हुई, किस तरीके से पड़ी है, वो चीजें आपको इस तरह नजर आएगी। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब आते हैं, जो डीबीए और डीबीएस की जो इंफॉर्मेशन है, सबका कांसेप्ट एक ही है, सबका कॉन्सेप्ट एक ही होगा, हो सकता है कमांड डिफरेंट होगी, सबका कॉन्सेप्ट एक ही होगा। व्यू यहाँ भी तो व्यू, वहां भी उसको व्यू ही बोलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा इसको टेबल बोलेगा, वहां को उसको व्यू बोलेगा, ये वहां को टेबल उसको व्यू बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पैकेज है तो पैकेज वहां ही पैकेज ही होगा। शायद तो देखिए, सबसे तो मॉनिटरिंग की हमने देख लिया, सेशन को मॉनिटर करना देख लिया। सेकंड मॉनिटरिंग में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है डेटाबेस की अलर्ट लॉग। ठीक है, देखो कोई भी चीज मसला आए, आपको कोई भी चीज प्रॉब्लम आए, आपको कंप्लेन हुई यार कि यार डेटाबेस के अंदर कोई इशू है, डेटाबेस इस किस्म के इशू, सबसे पहले जाके ना डेटाबेस की अलर्ट लॉग देखो। ठीक है, अब कोई बोलता है यार आपकी डेटाबेस, हमारे डेटाबेस में कोई मसला आ रहा है, डेटाबेस में इशू आ रहा है, सबसे पहले जाके डेटाबेस की अलर्ट लॉग, अगर अलर्ट लॉग नहीं खुल पा रही है तो वर्ड द्वारा खुला हुआ है, वो अलग बात है, मगर सबसे पहले अपने एक आदत बना लो भाई, डेटाबेस की अलर्ट लॉग देखनी है। डेटाबेस की अलर्ट लॉग के अंदर क्या होता है, वो एरर जो डेटाबेस के इंजन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है ना, ठीक है ना, वो डेटाबेस की अलर्ट लॉग में आएंगे। मतलब डेटाबेस का अगर खुद का कोई रॉन्ग बिहेवियर हो रहा है, डेटाबेस में कोई डेटा फाइल करप्ट हो गई है, या डेटाबेस डाउन हो गई है, ठीक है, या डेटाबेस के अंदर कोई बग आ गया, इसका कोई बग आ गया, तो वो डेटाबेस की अलर्ट लॉग के अंदर नजर आएगा। ठीक है, अच्छा, अब वो एरर जो कि यूजर रिलेटेड है, यूजर ने सेलेक्ट की क्वेरी चलाई थी, आपको मैं दिखाई थी ना, सेलेक्ट की क्वेरी चलाई थी, वो चीज जो है ना वो आपके अलर्ट लॉग में नहीं आएगी। यूजर की सेलेक्ट, जो यूजर एग्जीक्यूट कर रहा है, अपडेट करेगा, डिलीट करेगा, वो कुछ अलर्ट लॉग में नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, अलर्ट लॉग में वो आएगा जो डेटाबेस के रिलेटेड कोई ऑपरेशन, डेटाबेस तो इंजन अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है, वो चीज आएगी। जैसे लॉक स्विच की इंफॉर्मेशन है, लॉक स्विच हो रहा है, इंजन से related, वो डेटाबेस के अलर्ट लॉग के अंदर आएगा। ठीक है, या डेटाबेस में कोई बग हिट हो रहा है, मैंने बताया आपके, वो अगर डेटाबेस आपने स्टार्ट करी या आपने
की इंफॉर्मेशन डेटाबेस में आएगी। आपने कोई टेबल स्पेस क्रिएट किया, सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट, किसी की ये डिटेल जो लॉजिकल हम है होते हैं, लिमिटेड चीज आती है, मगर इस तरह के लॉजिकल इंसर्ट अपडेट डिलीट जो ना वो अलर्ट लॉग में नहीं आएंगी। फिर कि आप इंडेक्स क्रिएट करोगे वो भी आपको कहीं भी नहीं आएगा। यूजर क्रिएट करेगा, यूजर अगर कोई डेटाबेस क्रिएट करेगा तो भी डेटाबेस, हाँ नहीं देखें यूजर डेटाबेस कैसे किया क्रिएट करेगा, ये पता है क्या क्रिएट डेटाबेस, वो जब क्रिएट डेटाबेस करेंगे उसके अलग लॉग नहीं बन जाएगी, सब कुछ आएगी ना, वो तो पार्टी अलग है। मगर आपने कोई यूजर क्रिएट किया वो अलग लॉग में नहीं आएगा, आपने कोई टेबल क्रिएट किया नहीं आएगा, इंडेक्स क्रिएट किया डेटाबेस के अलग लॉग में नहीं आएगा। ये सारी की सारी लॉजिकल वर्क परफॉर्म कर रहे हो जो कि यूजर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो अलर्ट लॉग में कहीं भी नजर नहीं आएगा। सिर्फ मतलब क्या है, जो इंजन परफॉर्म हो रहा है डेटाबेस का, मतलब न्यू अपडेट, वो चीजें आपकी डेटाबेस की अलर्ट लॉग में आएंगी। सबसे पहले आदत यह आपने डेटाबेस की अलर्ट लॉग को देखना है, ठीक है। वो कहाँ पे होगी देख लेते हैं। SQL प्लस डैशेस ठीक है, यहाँ से गए शो पैरामीटर टाइप, ठीक है। ये डायग्नोस्टिक का एक फोल्डर होता है, डायग्नोस्टिक का पैरामीटर। आपने देखा यूज वन ऐप ओरेकल, ठीक है, यहाँ पे जाएं दिस वन, यहाँ पे एक फोल्डर होगा डाइक के नाम से, बाय डिफॉल्ट यहीं पे अलग डाइक में, ये RDBMS। अच्छा अब यहाँ पे है मेरी DB1, ठीक है, जो मेरा इंस्टेंस है उस नाम से बनी होगी। जैसे मेरा इंस्टेंस का नाम है PS1 PS1 करूँ, उसका नाम है मेरा DB1 के नाम से, ठीक है। तो DB1 के नाम से यहाँ फोल्डर बना हुआ, ठीक है, यहाँ पे DB1 में भी चले जाते हैं आप, और यहाँ पे ट्रेस का फोल्डर होगा, ठीक है। इसमें ये फाइल है अलर्ट समथिंग जेली फाइल, ठीक है। तो इस फाइल में आपके अलर्ट लॉग, ये है आपके अलर्ट लॉग पड़ी होगी। अब ये देखो इसमें आपके सामने एरर आ रहे हैं कि स्टैंड बाय सर्वर नथिंग। मैंने इस पर एक स्टैंड बाय बनाया था कि ज़माने हम लोग प्रैक्टिस की थी, वो स्टैंड बाय सर्वर जो है इसके ऊपर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये अलर्ट यहाँ पर ये दिखा रहा है। अच्छा अब इसको हम सही करते हैं कि यार ये अलर्ट यहाँ से निकल जाए, ठीक है। एक विंडो और खोली, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ओके। स्लैश आउटर सिस्टम स्विच टॉप फाइल। अच्छा ये जो एरर आ रहा है, ये एरर रिसीव कर रहा है लॉगिन टू स्टैंड बाय, तो पैरामीटर अच्छा ये देखें इसके अंदर ना ये आ रहा है डेस्टिनेशन 2 के ऊपर मेरा ये स्टैंड बाय की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। अच्छा हमने आप लोग थे मुहैब डेटा गार्ड का प्रैक्टिकल किया था, ठीक है ना। डेटा गार्ड के प्रैक्टिकल में हमने किया था कि डेस्टिनेशन डाली थी डेटा गार्ड की, ये डेटा गार्ड की डेस्टिनेशन पड़ी हुई है डेस्टिनेशन 2 के अंदर, ठीक है। अब ये डेटा गार्ड सर्वर जो है ना ये है DBSTP1, ये सर्वर जो है ना मेरे पास मेरा बंद हो गया, ठीक है। अब ये बंद हो गया है, अब ये मेरी अलर्ट लॉग में मुसलसल ये एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है, इसको हम निकालते हैं भाई, कैसे निकाल सकते हैं। ऑल्टर सिस्टम, या तो ये इसको पहले हम अपने डेटा गार्ड ओपन करूँ, डेटा गार्ड जो है एरर आ रहा है, ये हमने बनाया था बकात भाई की मशीन के ऊपर, एरर को। अब यहाँ से TNS पिंग की कमांड है, ये TNS को पिंग करेगी। ये देखें ये एक IP है 192.168.18.230, ये वो डेटा गार्ड की IP थी। अब ये डेटा गार्ड जो है इसके पास से एक्सेसिबल नहीं है, यहाँ पे एरर आ रहा है TNS डेस्टिनेशन होस्ट नॉट रीचेबल, इसी वजह से मुझे यहाँ पे मेरी अलर्ट लॉग के अंदर एरर आ रहा है।
इस किस्म के एरर्स अगर आते हैं, इसका मतलब ये है कि देखो एरर से आपने पहचानना है कि यार एरर किस किस्म का है। यहाँ पे आपको रिसीविंग बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि यार ये कह रहा है कि यार ये एरर समथिंग रिसीविंग लॉगिंग ऑन, आपका स्टैंड बाय सर्वर लॉगिंग कर रहा है, आपको इसकी वजह से ये स्टैंड बाय सर्वर जो है ना इसको रीचेबल नहीं है। अच्छा एक मिनट, हम कहाँ थे ये, अच्छा ये एरर हमारे पास आ रहा है कि भाई क्यों आ रहा है कि हमारे स्टैंड बाय को ये नहीं मिल रही है। तो ये हमने एरर देखो इस किस्म के एरर से बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि यार ये एरर्स हैं, इसको हमने अपने अलर्ट लॉग में देखना है कि ये इस किस्म की चीजें हमारी अलर्ट लॉग में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसको चलें, अभी तो हमें इसका इशू का रेजोल्यूशन है, हम रिजॉल्व करके देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसका तरीका या तो ये तरीका है कि या तो ये स्टैंड बाय साइड हम खुलवाएं, या इस डेस्टिनेशन को मैं खत्म कर देता हूँ, ऑल्टर सिस्टम सेट, ये वही डेस्टिनेशन खत्म, अब ये ढूंढेगा ही नहीं। ऑल्टर सिस्टम स्विच खत्म, वही कहानी इसकी है। ठीक है, अब देखो ऑल्टर, अब ये लॉग फाइल की जितनी भी इंफॉर्मेशन स्विच कर रही है इसकी इंफॉर्मेशन अलर्ट लॉग में आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी से स्विच लॉग कॉल कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक होगा, वो भी अलर्ट लॉग के अंदर आएगा। इसके पास से निकल गया, यहाँ से खत्म। ठीक है, ये मतलब ये तो मैंने अभी सॉल्व करने के लिए किया, और आपने कभी करना हो नहीं रख ले मांगा खत्म। ठीक है, देख के कि क्या जरूरत है, मतलब पहले सही करवाना है आपने, और आपको ये लगे ये तो जब की कहानी है, जब मैंने बंद कर दिया हूँ अब तो इनके बाद बनाया था मैंने, तो वो दिन ये मेरे पास, तो मेरे पास टेस्ट एनवायरनमेंट है तो मैंने खत्म कर दिया। इस कमांड से, एक छोटी सी कमांड से ये स्टैंड बाय खत्म हो जाएगा, बड़ा देखभाल नहीं लगाने वाली होती कमांड है, मेरे पास टेस्ट एनवायरनमेंट है, मैंने चला दिया। ठीक है, अच्छा अब हम आगे आते हैं कि अलर्ट लॉग, अब ये अलर्ट लॉग को देखने का तरीका जैसे मैंने आपको दिखाया है कि यार अलर्ट लॉग इस पोजीशन पे गए और अलर्ट लॉग को चेक किया। अब आती है इसकी यूटिलिटी है ADRCI। ठीक है, ये आपको लेके जाएगा, ये है डायग्नोस्टिक का टूल, डायग्नोस्टिक टूल है। ठीक है, ये इसके अंदर जाएंगे, देखें ADR की बेस बनी हुई है, ऐप जो आपकी डायग्नोस्टिक का जो बेस था ये वही बना बेस। ठीक है, अभी मैं जाके चेक करता हूँ शो अलर्ट, ये लिखा है शो अलर्ट, ये यहाँ पे दिखा देगा कि भाई तुम्हारे पास इतनी अलर्ट जो है बनी हुई है, कौन से पे करना है तुमने। ठीक है, मैंने बोला भाई DB1 है, इस पे करना है। ठीक है, इसने पूरी अलर्ट लॉग यहाँ पे खोल दी, जब इसकी कंप्लीट अलर्ट लॉग जो वहाँ पे ऊपर चल रही है वो नीचे खोल दी बन की। ठीक है, हाँ इतनी डेटाबेसेस में, हाँ, ये किस तरीके से बताया था ये समझ लो। ये देखो कितनी आई, एडी, ये है ADRCI, देखो ये सारी यहाँ पर आ रही है, यही वहाँ लेकर आया था। इस बात पे RDBMS पे इतनी डेटाबेसेस की बनी हुई है, कोई इसने वाला भाई किसकी लेकर आनी है वो बता दो मुझे। ठीक है, ये तमाम के तमाम इसने मुझसे वहाँ से पूछा। एक तो ये है कि मुझे अलर्ट चेक करना है, शो अलर्ट करके मैं यहाँ से देख सकता हूँ, ये अलर्ट लॉग मुझे यहाँ पे दिखा देगा। अच्छा अब मुझे करना है कि यार मुझे कोई इंसिडेंट दिखाओ जिसमें से एरर आया था ओरा 600 का। ठीक है, इसने वो दिखाया भाई कोई नहीं है, हमने सब पैच किया, कहीं नहीं मिला मुझे, ओरा 600 के नाम पे कोई एरर नहीं मिला मुझे। अच्छा, एक ओरा 600 का एरर ये होता है, ये बग है ओरेकल की किसी बाइनरी के अंदर, मतलब ओरेकल के अपने पैकेज के अंदर एरर होगा ना, वो ओरा 600 का एरर है, मतलब ये ओरेकल के अपने पैकेजेस का बग होगा, बहुत मतलब ये टेंशन वाला एरर होता है। तो अपनी जो भी डेटाबेस में देखो उसको ये निगाह जरूर रखा करो कि ओरा 600 नहीं आना चाहिए। ठीक है,
और कभी कभी और 600 आ रहा होता है, उसकी ऐसी डेटाबेस चलती भी रहती है, मगर और 600 कभी कोई ऐसा आता है कि डेटाबेस बंद हो, और 0600 और 600 मतलब नहीं, और 600 भी होता है और 0600 भी आते हैं, अलग टाइप से आते हैं, मगर होगा 600 उनके, जीरो लगाओ शुरू में या आग में होता है, ये इस तरह का रहेगा, मगर ये होगा ओरेकल का बग। ठीक है, हाँ मतलब इसका मतलब है यार, जो आप कोई बग का, उस बग का आपने या तो कोई फिक्स लगाना है, ठीक है, या आपने कोई पैच लगाना है, ऐसे ही कोई चीज हो गई है कि यार आपने क्योंकि ओरेकल की डेटाबेस का ना बड़ा मैंने भाई बात देखी है, थोड़ा यार मेरे बॉडी तो सीधा सीधा चलना नहीं पाते, मगर ये बड़ी 19C तक जो है ना डेटाबेस बड़ी स्मूथ हो गई है, मगर आप 1999 पे चले जाए ना, वहाँ पे डेटाबेस में बड़े मसले थे होते, मगर वो ये होता है कि यार आप वहाँ पे ना, अब ये 19C वगैरह है, यहाँ पे बड़ी डेटाबेस में स्मूथ चीजें चलती है, तो और से रिलेटेड ये आता है कि आप आ गया तो फिर वो अड़ गया किसी मामले में अंदर, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा है। हाँ, सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, फिर सॉल्यूशन के लिए आपने क्या करना है, ओरेकल के सपोर्ट को एंगेज करें, या पहले तो आप गूगल सर्च करें कि यार उस और नेट का किसी और के पास कोई इशू आया होगा, रेंज हो होता है, कोई पैच आया हो, ज्यादातर ऐसा भी होता है कि यार इश्यूज नहीं होते हैं कि आपके पास लेटेस्ट पैच लगा नहीं होता, बहुत ज्यादातर मसाले होते हैं, तो आपके पास पैच लेटेस्ट लगे नहीं। अब ओरेकल हर 3 महीने के बाद ओरेकल के पैचेस आते हैं, कम्युनिटी पैचेस आते हैं, लोग नहीं लगाते, क्योंकि ज्यादातर बग्स इस वजह से भी हिट होते हैं। अगर आप मगर ज्यादातर बग ऐसे भी आते हैं, कभी कभी बग ऐसे भी आते हैं भाई, मैंने फेस किया है कि ओरेकल का पैच लगाने के बाद मुझे बग मिला, तो ऐसा भी, हाँ जी ऐसा हो गया, ऐसा भी हुआ कि पहले सिस्टम ठीक चल रहा था और मैंने ओरेकल का पैच लगाया, और तो वो उसकी वजह से 600 आना शुरू हो गया, ऐसा भी होता है भाई, तो आपको भी ओरेकल का एंगेज करना पड़ेगा, फिर वो उसके नहीं है कि अगर आपको 600 आ रहा है, तो होता क्या है, देखा है, होता है कि ओरेकल ने अपना सॉफ्टवेयर बनाया ना, ये सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उस सॉफ्टवेयर के लिए बग फिक्स क्या है, कोई इश्यूज आ रहे हैं, उस बग के फिक्स का सोल्यूशन भेजा, अब उसने एक सोल्यूशन तो भेज दिया, उस सोल्यूशन लगाने की वजह से कोई और मसला आ गया, अब होता क्या है, इसकी प्रॉपर टेस्टिंग हो रही होती है, बैकएंड पे टेस्टिंग करते हैं कि यार एक टीम बैठी होती है कि यार पूरी चीजें टेस्ट कर रही होती है, अब चीजें ऐसी होती हैं कि उस टेस्टिंग में स्किप हो गई, टीम को स्किप नहीं, टेस्टिंग नहीं कर सकी, फिर वो बग जो है क्लाइंट साइड पे जाके हिट करता है एनवायरनमेंट पे, उनको ऐसी एनवायरनमेंट जो चल रही है ना, वैसी एनवायरनमेंट ओरेकल के पास भी होती है, सब ये टेस्ट कर रहे होते हैं, टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं, व्हाटएवर ये डेटा डाल रहे होते हैं, सब ये टेस्ट कर रहे होते हैं ना व्हाटएवर, तो वो वैसे क्लाइंट की एनवायरनमेंट ओरेकल के पास भी होती है, अगर बहुत से अगर उनके क्लाइंट जो टेस्टर्स हैं उनसे वो चीज अगर स्किप हो गई, तो फिर वो जाके बग आता है। अब ये किस तरीके से होती है एनवायरनमेंट बनती है, अब हम जाके ओरेकल सपोर्ट पे कोई साइट पे जाके बनाते हैं यार हमें ये एरर आया है, तो ओरेकल वहां से पढ़ता है यार ये क्लाइंट के पास एरर आया है, उस डेवलपमेंट टीम के पास जाती है, सर्च करते हैं, सर्च करके बंदे को एक बग फिक्स हर 3 महीने बाद बना बना के देते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये फाइल हैं, अच्छा ये ट्रेस फाइल क्या होता है कि और अभी कोई भी एरर आता रहेगा ना डेटाबेस के अंदर, उसकी ट्रेस फाइल जनरेट करता रहता है। ट्रेस फाइल का क्या काम है, ट्रेस फाइल का क्या काम है कि यार कोई भी इशू को डायग्नोज करने के लिए ट्रेस फाइल बनती है, डायग्नोज करने के लिए, उसको डिबग करने के लिए, डिबगिंग करने के लिए ट्रेस फाइल और बनाता है, टीआरएम होती है, टीआरसी होती है, ठीक है, इनको ऑथर क्या कर रहा होता है, इनको क्यों बनाता है, कोई भी इशू आएगा, इशू को डिबग करने के लिए, ठीक है, डिबग करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है। अब को देखने के लिए हो सकता है उस टीआरसी की फाइल को अगर हम अपने एक्सपीरियंस से उसको रीच कर सके, अगर नहीं कर पाते तो फिर वो टीआरसी की फाइल हमें ओरेकल को भेजना पड़ती है। ज़्यादातर हमें इश्यूज आते थे यहाँ पर, तो हमने फिर ओरेकल को एसआर डॉक कराई, उसको फिर वो टीआर ट्रेस फाइल हमने ओरेकल, ठीक है, ट्रेस फाइल भेजी, अलर्ट लॉग पाई, ओरेकल ने उन ट्रेस फाइल के पेज के ऊपर चेक किया कि उन्होंने बताया ये एक पर्टिकुलर फिक्स है, ओरेकल ने हमें निकाल के, तो ये चीजें हमने यहाँ पे मॉनिटरिंग में रखनी होती है कि ट्रेस फाइल से हमारी पड़ी हुई कौन सी है, तो पर्पस क्या है, बहुत सी ट्रेस फाइल रीडेबल होती है, मैं समझ में आया था कि इसमें ये एरर था, देख सकते हैं, अभी एक बार पढ़ के देखते हैं। चलो टीआरएम का भी यही हाँ हाँ यही है,
ये दोनों फाइलों का मतलब दोनों की को रिलेशन इंफॉर्मेशन होती है ना यार। कोई दे देगा चार यार। सर हम यही करते हैं। अभी हमारे पास जो डेटाबेस का एरर आ रहा था फाइल को ओपन कर व्यू यही करके रहती है करी आए। अब कुछ स्ट्रेस फाइल्स ही होती हैं हम हमारे रीडेबल नहीं होंगी तो वो हम मसला करेंगे तो ना इस सब की होगी। रीडेबल सब है ऐसा नहीं है कोई रीडेबल नहीं है। हम ये पढ़ते हैं ठीक है। ये ट्रेस फाइल आई थी सारी इसमें तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि यार कि डेटाबेस का आपका सिस्टम का नाम क्या है इंस्टेंस का नाम क्या है ठीक है। ओरेकल के प्रोसेसेस नंबर किस कौन से प्रोसेसेस तो ओरेकल का प्रोसेस था ठीक है उसके बारे में की अच्छा एक चीज बताता हूँ इसको यहाँ से थोड़ा सा रुकते हुए ओरेकल के प्रोसेस के बारे में हमने कल एक चीज पढ़ी थी सेलेक्ट फ्रॉम $V सेशन पैरामीटर्स निकाला ना $V सेशन। अच्छा सेशंस को यहीं से पहले चलते हैं बारिश नहीं लग रही करने के बाद हाँ मूव हो जाते हैं। अब पूरा अगर लेट्स मैं कहता हूँ टेबल स्पेस है टेबल स्पेस 1 टेबल स्पेस 1 से टेबल स्पेस 2 पे लेके जाना है तो क्या करेंगे दो ऑप्शन होते हैं। मैं मूव कर लूँ तो मूव भी कर देगा यहाँ से पूरा उठा के यहाँ ले जाएगा यहाँ खत्म कर देगा। मैं ये कर सकता हूँ कॉपी तो अभी हम जो कर रहे हैं काम ये सारे यही चीजें कर रहे हैं हाँ कॉपी कर दिया एज इट इज यहाँ एनवायरमेंट बनी हुई है और दूसरी एनवायरमेंट में आप पार्टीशनिंग करना है। अच्छा सेशन सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम $, सेशन देखो भाई ये डेटाबेस पे जितने भी सेशंस बने हुए ना हम बनाते हैं एक सेशन डेटाबेस के ऊपर इसके साथ साथ ये भी करते हुए चलते हैं मॉनिटरिंग का पार्ट है ये भी और एसक्यूएल प्लस बक्स के नाम से यूजर बनाया था हमने तो पास हो गई हम ये कनेक्ट कर लिया ठीक है। एक सेशन मेरा बन गया बक्स के यूजर के नाम से। ये एक जो मेरा ये क्या है $V सेशन इज आल्सो अ डिक्शनरी ठीक है। इसका क्या काम है डेटाबेस के ये भी डिक्शनरी ठीक है। ये क्या कर देगा जितने भी डेटाबेस के सेशंस हैं उसकी इंफॉर्मेशन निकाल के देगा। मैं कहता हूँ यार मुझे सेशन निकाल कर दिखाओ इसका यूजर नेम जो है ठीक है ना। ये देखो ये यूजर बस का बना हुआ है मेरे पास ना ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एक होती है SID दिस इज द SID ये क्या है ये है सिस्टम आईडी ये है डेटाबेस की सेशन आईडी। हर जब भी डेटाबेस पे कोई सेशन क्रिएट होगा तो एक आईडी मिलेगी ऑटोमेटिक सिस्टम देगा ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ डेटाबेस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल है ऐसा ही है। अच्छा लिनक्स की मैं बात करूँ लिनक्स में अंदर क्या होता है कोई भी प्रोसेस जनरेट होता है ना तो लिनक्स के ऊपर लिनक्स की आईडी बनती है लिनक्स के ऊपर एक लिनक्स की आईडी ठीक है। इस यूजर जो जनरेट हुआ है ना इस यूजर की एक तो डेटाबेस के अंदर आईडी बनी है एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही बनी हुई है। एसमॉन बैकग्राउंड प्रोसेस है
S1 इस तरह का बैकग्राउंड प्रोसेस है, उसकी भी एक SPID, उसकी भी SID होती है। सबके प्रोसेस जनरेट हुए होंगे, जितने भी प्रोसेसेस बनेंगे सबकी OS लेवल पे आईडी बनेगी। ठीक है, अभी हम बग्स को चेक करते हैं। बग्स की आईडी बनी है यहाँ पे ना, ठीक है, डेटाबेस में ये SID ये डेटाबेस के अंदर बनी है। ठीक है, अब लिनक्स फाइल देखते हैं। लिनक्स फाइल को देखने का तरीका सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम $, प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर जितने भी लिनक्स लेवल के ऊपर, जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के ऊपर प्रोसेसेस बनेंगे उनकी आईडी यहाँ पर आ रही होगी। बैकग्राउंड सारे बैकग्राउंड प्रोसेस, पीमोन भी आ रहा है यहाँ पर, आपको S1 भी आएगा, सब आएगा, सारे सारे प्रोसेस के नाम यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, जो वहां देखते हो उन तमाम बैकग्राउंड प्रोसेस के यहाँ पे सारे के सारे बताएगा कि उन बैकग्राउंड प्रोसेस की आईडी क्या है वो बताएगा। हाँ, डेटाबेस ये क्या निकाल के लेके आ रहा है, ये निकाल के लेके आ रहा है। तो मैंने कहा डिक्शनरी व्यूअर का क्या काम होता है, डिक्शनरी व्यूअर काम होता है डेटाबेस की इंफॉर्मेशन लेकर आना। नहीं, ये व्यू है, $, ये व्यू का नाम है, ये व्यू है, डिक्शनरी व्यू है, डिक्शनरी व्यू है। ठीक है, और डेटाबेस की इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए आपको $, लगा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से दो फर्क समझ लो, एक है DB अंडरस्कोर टेबल, एक आ रहा है $। ठीक है, देखो ये दोनों डिक्शनरी व्यू है, मगर DB अंडरस्कोर टेबल में ये होता है $, क्या है, ये है डायनेमिक व्यू। देखो सेशंस जो है बन रहे हैं खत्म हो रहे हैं, बन रहे हैं खत्म हो रहे हैं, ऐसा ही है ना। तो $, जो व्यूज आ रहे हैं वो यहाँ पे डायनेमिक व्यू होते हैं, इसमें चेंजेस परफॉर्म फ्रीक्वेंटली हो रही है। ठीक है, चेंजेस परफॉर्म DB अंडरस्कोर डेटा फाइल में भी होती है, डेटा फाइल आप ऐड कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, मगर मोर फ्रीक्वेंटली नहीं होती। ऐसा ही है, ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होंगी, ज्यादा फ्रीक्वेंटली। ठीक है, $, नहीं टेबल स्पेस भी आता है। देखो जिनमें रैंडमली ओरेकल ने क्या किया, दो किस्म की व्यूज बना दी है, जिसमें ओरेकल पता है डायनेमिकली इंफॉर्मेशन चेंजेस हो रही हैं, जिसमें वेरिएशन डायनेमिक, दो इंफॉर्मेशन ऐसी है जो वेरिएशन मुसलसल कंटिन्यूसली आई जा रही है, उसकी इंफॉर्मेशन को वो $, व्यू से कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। अच्छा, अब डेटा फाइल का साइज है, डेटा फाइल का साइज चेंज होता रहेगा ना, डेटाबेस बढ़ती जा रही है, डेटा फाइल का साइज भी चेंज करेगा, मगर डेटा फाइल का नाम कभी चेंज नहीं होगा। इतनी जल्दी फॉर्मेट चेंज कर दोगे, डेटा फाइल नाम बना दिया, नाम तो ऐसा थोड़ी है चेंज कर जाओगे, ये होगा ना, बाद में तुम कंटिन्यूसली चेंज नहीं करोगे। तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं आती है, वो DB अंडरस्कोर डेटा फाइल इस किस्म की आ रही है, जो चीजें फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही होंगी वो $, के साथ के व्यूज के साथ मिलेंगे, जिनमें फ्रीक्वेंटली चेंजेस पर आ रही है। ठीक है, अब जैसे $, प्रोसेस, अभी हमने ये बग्स का जो प्रोसेस था, इसको हमने चेक करना है कि इस बग्स की प्रोसेस की OS लेवल पे आईडी क्या है। ठीक है, देखो इसमें एक होता है P एड्रेस, ये है प्रोसेस का एड्रेस, ये ओरेकल ने यहाँ पे बनाया। मैं यहाँ पे Ctrl+C करता हूँ, where ADDR एड्रेस ADDR, ठीक है, ये दोनों इस वाले $, सेशन का और इसका एक देख लो, PD क्या है, $, सेशन के अंदर ये तो ये PADDR का जो कॉलम है ना, इसका डेटा मैंने यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, और प्रोसेसेस के अंदर ADDR है,
ठीक है, देखो होता क्या है, सेशंस बना और उसने जाके प्रोसेस के अंदर जो ADD आ रहा है इसको मैंने इसके इक्वल कर दिया, ठीक है। तो ये आईडी आ रही है ना, ये SP ID, ये आईडी आ रही है 11986, ये है OS की प्रोसेस आईडी। इसको हम यहाँ पे ग्रैब करा लेते हैं। ये बग की आईडी बनी हुई है और ये मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको करता हूँ, क्या थी 11986 मैंने ऐप 19, ठीक है। ये इसने मुझे बता दिया कि ये एक आईडी बनी हुई है, ये प्रोसेस जनरेट हुआ है, डिस्क्रिप्शन ये है इसका लोकल करके, मतलब इस तरह से एक SP ID जनरेट हुई है, प्रोसेस जनरेट हुई है। मैं यहाँ से -9 वो इस लेवल पे किल करना है, किल -9 ही कमांड चलता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ से ये चला दिया, ये हो गया, ठीक है भाई। अब यूजर का सेशन बना हुआ था, मैंने यहाँ से कर दिया किल। अच्छा, अब मैं ये बक्स पे खड़ा हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ सेलेक्ट sysded from इसने मुझे क्या एरर दे दिया, कनेक्शन लॉस कर गया, ठीक है, क्योंकि मैंने इसका सेशन का किल कर दिया। अब यहाँ पे आता हूँ OS लेवल 3 जो मैंने चेक किया था, ये आता इसको राइट्स होंगे, ठीक है। हमने सेलेक्ट एनी डिक्शनरी के नाम से कल एक हमने सेलेक्ट एनी डिक्शनरी, जिसको इस सेलेक्ट एनी डिक्शनरी के राइट्स होंगे वो जाके ये चीजें चेक कर सकते हैं, ठीक है। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, सही है।